वेलकम टू ऑनलाइन क्लास 12th फॉर फिजिक्स। ध्यान दीजिए, जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में कूलाम का नियम पढ़ाया था। कूलाम के नियम में मैंने आपको बताया था कि इन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दो आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और इसके लिए मैंने सूत्र भी लिखा था, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। यहाँ पर जो दो आवेश Q1 Q2 हैं, यहाँ पर जो दो आवेश Q1 Q2 हैं, ये आवेश समान चिन्ह के भी हो सकते हैं और विपरीत चिन्ह के भी हो सकते हैं। यदि समान चिन्ह के हैं तो उनमें प्रतिकर्षण होगा और अगर विपरीत चिन्ह के हैं तो उनमें आकर्षण होगा। ध्यान दीजिए, तो यह जो कूलाम का सूत्र है अर्थात F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, इसका महत्व भी है। अर्थात कूलाम का जो नियम है, कूलाम के नियम का महत्व। तो आज का जो टॉपिक है अगला, वो कूलाम के नियम का महत्व है, इंपॉर्टेंस ऑफ कूलाम्स लॉ। ध्यान दीजिए, कूलाम का नियम बहुत बड़ी दूरी, कूलाम का नियम बहुत बड़ी दूरी से लेकर बहुत छोटी दूरियों तक, जैसे कि परमाणुीय दूरियां 10⁻⁻11 मीटर तथा नाभिकीय दूरियां 10⁻⁻15 मीटर तक के लिए सत्य है। इस नियम से अर्थात कूलाम के नियम से न केवल आवेशित वस्तुओं के बीच कार्य करने वाले बल का ज्ञान होता है, बल्कि उन बलों की व्याख्या करने में भी सहायता मिलती है जिनके कारण किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन उसके नाभिक के साथ बंधकर परमाणु की रचना करते हैं। दो या दो से अधिक परमाणु परस्पर बंधकर अणु की रचना करते हैं। मैंने कई बार बताया था आपको कि दो या दो से अधिक परमाणु परस्पर बंधकर अणु की रचना करते हैं। अनेक परमाणु परस्पर बंधकर ठोस द्रव की रचना करते हैं। हमारे दैनिक जीवन में अनुभव होने वाले अधिकांश ऐसे बल जो गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है, गुरुत्वाकर्षण बल मैंने आपको न्यूटन का नियम बताया था कि इन्हीं दो पिंडों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल उन दो पिंडों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसके लिए भी सूत्र होता है F बराबर G m1 m2 बटे R स्क्वायर, G m1 m2 बटे R स्क्वायर। ये न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम है। तो जो प्रकृति में जो भी बल, हमारे दैनिक जीवन में जो बल हमें अनुभव करने के लिए मिलते हैं, तो उनमें जो बल गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है वे वैद्युत बल ही हैं। अगर वे गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है तो वे कौन से बल हैं? वे गुरुत्वाकर्षण बल ना हो करके वैद्युत बल हैं। ध्यान दीजिएगा, परमाणु के नाभिक के भीतर उपस्थित कणों, अब परमाणु के नाभिक के भीतर कण कौन कौन से होते हैं आपको पता है। परमाणु के नाभिक के भीतर कण होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब प्रोटॉन में प्रोटॉन के बीच में तो होता है प्रतिकर्षण और न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में लगता है नाभिकीय बल। कौन सा बल लगता है? नाभिकीय बल। और यह जो नाभिकीय बल होता है यह कणों के आवेशित या अनावेशित होने पर निर्भर नहीं करता है और ना ही इसका कूलाम के नियम से कोई संबंध होता है। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि नाभिक के भीतर प्रोटॉनों के बीच कूलामीय वैद्युत प्रतिकर्षण बल विद्यमान नहीं है। नाभिकीय बल के बावजूद भी नाभिक के भीतर कूलाम का वैद्युत प्रतिकर्षण बल प्रोटॉन के बीच में लगता है, जो वह विद्यमान है, वैद्युत प्रतिकर्षण बल विद्यमान होता है। परंतु ये जो वैद्युत प्रतिकर्षण बल होता है वो नाभिकीय बल की तुलना में बहुत कम होता है तथा नाभिक के भीतर ये जो कूलाम का बल है ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि यह कूलाम का जो प्रोटॉन के बीच में प्रतिकर्षण बल है यह न होता
तो भारी नाभिक रेडियो एक्टिव ना होते, भारी नाभिक रेडियो एक्टिव ना होते, मतलब जो कि रेडियो एक्टिव किरणें निकालते हैं वो रेडियो एक्टिव तत्व कहलाते हैं, रेडियो एक्टिव तत्व कहलाते हैं। तो भारी नाभिक रेडियो एक्टिव ना होते तथा यूरेनियम से आगे वाले जो भारी तत्व हैं, यूरेनियम से आगे वाले जो भारी तत्व हैं जो कि अस्थायी हैं, जो कि क्या है, अस्थायी है, मतलब वे स्टेबल नहीं है, अस्थायी नहीं है, वे अस्थायी होते, वे अस्थायी होते यदि उन जो नाभिक के बीच में प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में कूलामीय प्रतिकर्षण बल ना होता तो ये था आपका कूलाम के नियम का महत्व, अर्थात इंग्लिश में इंपॉर्टेंस ऑफ कूलाम्स लॉ। अगला टॉपिक आपका है वैद्युत क्षेत्र, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ध्यान दीजिए, जैसा कि आपने कोई एक चुंबक का टुकड़ा लिया होगा, क्या लिया होगा? चुंबक का टुकड़ा। तो चुंबक के टुकड़े के चारों ओर यदि आप लोहे के छोटे टुकड़े को ले जाइए, लोहे के छोटे टुकड़े को ले जाइए, तो लोहे के छोटे टुकड़े मतलब जो लोहे का छोटा टुकड़ा है वह चुंबक की ओर आकर्षित होने लगेगा, चुंबक की ओर आकर्षित होने लगेगा। एक साधारण भाषा में आप ये समझिए कि चुंबक का जो छोटा टुकड़ा है, चुंबक का जो छोटा टुकड़ा है, जैसे ये चुंबक का टुकड़ा है, तो इसके चारों ओर कुछ एक ऐसा क्षेत्र होगा जहां चुंबकीय क्षेत्र बड़ी प्रबलता से काम कर रहा होगा, और उसके चारों तरफ अगर आप लोहे का कोई टुकड़ा ले जाएंगे, लोहे का कोई टुकड़ा ले जाएंगे, तो वह चुंबक का टुकड़ा उस लोहे के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। अर्थात चुंबक का टुकड़ा और लोहे का टुकड़ा, इन दोनों में क्या होगा? आकर्षण ही होता है, ठीक है, प्रतिकर्षण भी होता है। लेकिन जैसे मान लीजिए कि अब हम जो चुंबक होते हैं उसमें दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो अगर समान ध्रुव को पास में ले आते हैं तो प्रतिकर्षण होता है, और विपरीत ध्रुव को पास में ले आते हैं तो उनमें आकर्षण होता है। इसकी चर्चा हम आगे हमारा जो पाठ है उसमें हम करेंगे, अगले लेसन में पाठ है इसके लिए। लेकिन यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है, मुख्य रूप से जो टॉपिक है वो है वैद्युत क्षेत्र, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां ध्यान दीजिए, उसी प्रकार से चुंबक के चारों ओर एक क्षेत्र डेवलप होता है जिसमें लोहे का टुकड़ा आकर्षण बल का अनुभव करता है। उसी प्रकार से कोई आवेश हो, ध्यान दीजिए, क्यों? कोई आवेश हो या फिर आवेश का समुदाय हो। ध्यान दीजिए, जैसे यहां पर मैंने क्या लिखा, एक आवेश क्यों लिखा, या यहां पर आवेश का समुदाय हो, Q1 Q2 Q3 Q4, ठीक है, आवेश का समुदाय हो। तो कोई आवेश, ध्यान दीजिए, किसी वैद्युत आवेश जैसे कि ये है, अथवा आवेश समुदाय, जैसे कि यहां पर पूरा समुदाय ही है आवेशों का। तो आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश, जिसमें कोई अन्य आवेश, दूसरा आवेश आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र अथवा वैद्युत बल क्षेत्र कहलाता है। फिर से बात को समझिएगा, किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय, समुदाय मतलब कई आवेश, समुदाय का मतलब जहां पर कई आवेश हों, तो किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र अथवा वैद्युत बल क्षेत्र कहलाता है। अब ध्यान दीजिए, जैसे ये प्लस आवेश है, कौन सा आवेश है? प्लस आवेश। अब यहां पर अगर कोई प्लस आवेश आएगा, यानी कि प्लस क्यू आवेश, तो उसे प्रतिकर्षण का अनुभव होगा। प्लस क्यू में क्या होता है? प्रतिकर्षण। तो प्लस क्यू एक दूसरे को प्रतिकर्षण का अनुभव कराएंगे। और अगर माइनस क्यू आवेश आएगा तो उसे आकर्षण का अनुभव होगा, यानी प्लस क्यू माइनस क्यू में होता है आकर्षण, तो आकर्षण का अनुभव होगा। ठीक, सेम इसी प्रकार से यहां पर देखिए आवेश समुदाय है, तो यहां अगर सारे आवेश प्लस क्यू के हैं और आने वाला आवेश भी प्लस क्यू है तो प्रतिकर्षण होगा। और अगर
आने वाला आवेश माइनस क्यू है तो उनमें आकर्षण होगा, अर्थात यहाँ प्लस है और आने वाला आवेश माइनस क्यू है तो उनमें क्या होगा, आकर्षण होगा। ध्यान दीजिए, तो ये है हमारी परिभाषा क्या, वैद्युत क्षेत्र की, कि आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र अथवा वैद्युत बल क्षेत्र कहलाता है। ध्यान दीजिए, अब वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई धन आवेश है, यहां देखिए अगला टॉपिक हमारा है वैद्युत बल रेखाएं, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। पहले वैद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। जैसे वैद्युत क्षेत्र है, क्या है, वैद्युत क्षेत्र, तो वैद्युत क्षेत्र में क्या होता है कि जो वैद्युत बल रेखाएं हैं, कौन सी रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं, जैसे कि ये देखिए वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं, तो वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलती हैं, धन आवेश से निकलती हैं। जैसे कि ये देखिए वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकल रही हैं, वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकल रही हैं, ठीक है, वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकल रही हैं और ऋण आवेश पर जाकर मिलती हैं, यानी ऋण आवेश में चली जाती हैं। तो ऋण आवेश क्या है, जैसे ये ऋण आवेश है आपका और यहां पर ये देखिए वैद्युत बल रेखाएं आ रही हैं, चित्र को बना लीजिएगा कॉपी पे, ये यहाँ पे वैद्युत बल रेखाएं आ रही हैं, यहाँ पे वैद्युत बल रेखाएं आ रही हैं, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें एरो इसमें यहाँ पर जाते हुए दिखाया गया है और धन वाले से एरो को निकलते हुए दिखाया गया है। तो वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश की ओर जाती हैं, ये उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं, अर्थात धन आवेश से निकल करके ऋण आवेश में जाती हैं। ध्यान दीजिए, वैद्युत बल रेखाओं की परिभाषा अगर आप चाहें तो यहां मैंने लिखा वैद्युत क्षेत्र में, मैंने भी आपको वैद्युत क्षेत्र ऊपर हेडिंग पढ़ाया था, ध्यान दीजिएगा। तो वैद्युत क्षेत्र में किसी स्वतंत्र धन आवेश के मार्ग को, स्वतंत्र धन आवेश के मार्ग को वैद्युत बल रेखा कहते हैं, वैद्युत बल रेखा कहते हैं। फिर समझिएगा, वैद्युत क्षेत्र में किसी स्वतंत्र धन आवेश के मार्ग को वैद्युत बल रेखा कहते हैं, वैद्युत बल रेखा कहते हैं। वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकल करके ऋण आवेश में प्रवेश करती हैं। ध्यान दीजिए, वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या होते हैं, वैद्युत बल रेखाओं गुण क्या होते हैं, तो गुण में हम आपको यहाँ वैद्युत बल रेखाओं के 5 गुण बताएंगे। पहला गुण क्या है आपका, ध्यान दीजिए, ये रेखाएं अर्थात वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। ये मैंने आपको यहाँ पर समझाया था, जैसे कि ये चित्र बनाया गया है, ठीक। इसको देखिए, हम थोड़ा दूसरी तरह से एक चित्र बना देते हैं, इसको भी कॉपी पे बनाना था आपको, बना लीजिएगा। अब जैसे यहाँ पर ये धन आवेश है और यहाँ पर ये ऋण आवेश है आपका, वैद्युत बल रेखा यहाँ से निकल करके, यहाँ से निकल करके, यानी धन आवेश से निकल करके ऋण आवेश पर समाप्त होती है, ऋण आवेश पर समाप्त होती है। वैद्युत बल रेखा यहाँ से निकल करके ऋण आवेश पर समाप्त होती है, ये देखिए, ठीक है। ये आपको मैंने चित्र में बना दिया है, ये वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकल करके ऋण आवेश पर समाप्त हो रही हैं। वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलते हुए प्रतीत हो रही हैं और ऋण आवेश पर समाप्त होते हुए अर्थात प्रवेश करते हुए प्रतीत हो रही है। ध्यान दीजिए, वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। तो ये पहला पॉइंट है, ये रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। दूसरा पॉइंट क्या है आपका, वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती है, अर्थात वैद्युत बल की दिशा धन से ऋण की ओर दिखाते हैं, मतलब वैद्युत बल रेखाएं धन से ऋण आवेश की ओर जा रही हैं। तीसरा पॉइंट है, कोई भी दो बल रेखाएं अर्थात जो धन आवेश से निकल रही हैं, कोई भी दो बल रेखाएं परस्पर एक दूसरे को काट नहीं सकती। यहां देखिए, मैंने जो बल रेखाएं धन आवेश से निकालकर ऋण आवेश में प्रवेश कराया है, उसमें कोई भी दो बल रेखाएं एक दूसरे को आपस में काट नहीं रही हैं, एक दूसरे को आपस में काट नहीं रही हैं। अगर ऐसा होता, ध्यान दीजिए, ये दो बल रेखाएं एक दूसरे को काटती
तो उस दशा में कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती। जहां पर ये दोनों बल रेखाएं एक दूसरे को काटती, अर्थात कटान बिंदु पर वहां पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती, जो उस बिंदु पर जहां पर काटती एक दूसरे को बल की दो दिशाएं प्रदर्शित करेंगी, जो कि असंभव है। और इसी कारण ये बल रेखाएं अर्थात वैद्युत बल रेखाएं जो धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं, वो एक दूसरे को काटती नहीं है। ध्यान दीजिए, अगला पॉइंट आपका 4 है। ये रेखाएं अर्थात वैद्युत बल रेखाएं, ये रेखाएं अर्थात वैद्युत बल रेखाएं खींची हुई लचकदार डोरी की तरह, खींची हुई लचकदार डोरी की तरह लंबाई में सिकुड़ने का प्रयत्न करती हैं, लंबाई में सिकुड़ने का प्रयत्न करती हैं, अर्थात लंबाई में एक दूसरे को क्या करती, सिकुड़ने का प्रयत्न करती हैं। ध्यान दीजिए, इसी कारण विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। मतलब जैसे ये वैद्युत बल रेखाएं हैं, तो लंबाई जैसे मान लीजिए यहां से यहां देखिए, ये भी तो वैद्युत बल रेखा प्लस से माइनस में जा रही है, तो ये लंबाई में तो इधर को सिकुड़ने का प्रयास करती हैं, ऐसे इधर से इधर को लंबाई में सिकुड़ती हैं। तो सिकुड़ने का प्रयास करने के नाते प्लस और माइनस है, तो सिकुड़ने का प्रयास कर रही है, प्लस माइनस है, इसका मतलब आकर्षण हो रहा है तभी तो सिकुड़ने का प्रयास कर रही है ना, आकर्षण हो रहा है तभी तो सिकुड़ने का प्रयास कर रही है। तो इसीलिए जो चौथा पॉइंट है आपका, ये बल रेखाएं अर्थात वैद्युत बल रेखाएं खींची हुई लचकदार डोरी की तरह लंबाई में सिकुड़ने का प्रयत्न करती है। जैसे आप किसी रबड़ को खींचिए तो वह रबड़ लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करेगा, इसी कारण विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। अब 5वां पॉइंट है, ये रेखाएं अपनी लंबाई के लंबवत दिशा, जैसे ये है तो इसके लंबाई के लंबवत दिशा में एक दूसरे से दूर हटने का प्रयत्न करती हैं, एक दूसरे से दूर हटने का प्रयत्न। जैसे ये रेखा है और ये है, तो ये एक दूसरे से क्या करती हैं, दूर हटने का प्रयत्न करती हैं, जैसे ऊपर नीचे लंबाई के लंबवत दूर हटने का प्रयत्न करती हैं। और इसी कारण समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। इसी कारण क्या होता है, समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। ये जो आपका पॉइंट नंबर 4 है और ये 5वां, ये इंपॉर्टेंट है। इस बात को समझने के लिए इंपॉर्टेंट है कि समान आवेशों में प्रतिकर्षण और विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। इसलिए होता है क्योंकि जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वे खींची हुई लचकदार डोरी की तरह लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। अभी मैंने आपको रबर का एग्जांपल लेके बताया, सिकुड़ने का प्रयास करते हैं, इसीलिए ये जो है विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। और जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो लंबाई के लंबवत दिशा में, जैसे ये दो बल रेखाएं तो लंबवत दिशा में एक दूसरे से दूर हटने का प्रयत्न करती हैं। और इसी कारण जो है समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। समान आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। तो ये आपको मैंने आज पढ़ाया जो है कूलाम के नियम का महत्व और वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत बल रेखाएं और वैद्युत बल रेखाओं के गुण। अगला जो टॉपिक है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। हाँ तो बच्चों, हमारा अगला टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान दीजिए, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर, जैसा कि मैंने भी आपको पीछे बताया था, किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र अथवा वैद्युत बल क्षेत्र कहलाता है। तो ध्यान दीजिए, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे एकांक धन परीक्षण आवेश Q0 बोलते हैं उसको, पर लगने वाले बल F। जब वैद्युत क्षेत्र में धन परीक्षण आवेश रखा जाएगा तो उस पर लगेगा बल F तथा एकांक धन परीक्षण आवेश Q0 के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे E से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल E से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान दीजिए, यदि वैद्युत क्षेत्र में रखे धन परीक्षण आवेश Q0, वैद्युत क्षेत्र में यानी कि जो आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर क्षेत्र है उसमें अगर Q0 आवेश रखा है तो उस पर लगने वाला बल F हो,
वेक्टर एफ, चूंकि बल एफ क्या है, सदिश राशि है तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अर्थात ई कैपिटल ई वेक्टर ई बराबर वेक्टर एफ अपान क्यू जीरो होगा, जैसा कि मैंने परिभाषा में आपको बताया है। इसका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन बटे कूलाम होगा, क्योंकि बल का मात्रक होता है न्यूटन और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की अगर बीमा आप निकालना चाहे, क्या निकालना चाहे, बीमा, जैसे कि वैद्युत क्षेत्र ई की बीमा, वैद्युत क्षेत्र ई की बीमा अगर आप निकालना चाहे बीमा, तो कैसे निकालेंगे, बल एफ की बीमा आपने कक्षा 11 में पढ़ा होगा, mL/T-2 होती है, और ये क्यों आवेश है, आवेश बराबर होता है IT, तो I है वैद्युत धारा और वैद्युत धारा की बीमा होती है A, वैद्युत धारा की बीमा A होती है, और T समय है तो समय की बीमा होती है T। तो यहाँ पर T की पावर +1 है, जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो इसकी पावर -1 हो जाएगी, इसकी पावर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी, और ये -1 पावर जब ऊपर जाएगा, मतलब +1 पावर जब नीचे से ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, अर्थात ये बीमा हो जाएगी आपकी mL/T-3 और A-1 mL/T-3 A-1 अब अगर मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र में कोई कण रखा है, तो वैद्युत क्षेत्र के कारण उस आवेशित कण पर बल भी लगेगा, तो इस सूत्र के अकॉर्डिंग, अर्थात इस सूत्र के द्वारा आप इस सूत्र के द्वारा उस कण पर बल भी निकाल सकते हैं, F बराबर QE, ये Q इधर बट्टे में है ना, और उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणे में, तो F बराबर क्या हो जाएगा, Q0E। ध्यान दीजिए, तो ये जो बल F है, यहां से भी अगर आप मान लीजिए आवेशित जो वैद्युत क्षेत्र है और उसमें कोई कण है, आवेशित कण है, तो उस पर अगर बल लग रहा है तो इस सूत्र से आप बल भी निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, बल भी निकाल सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, यहां पर हम आपको बता रहे हैं ये जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है अर्थात E, तो E के ऊपर आप देख रहे होंगे एक एरो लगा है, तो एरो लगता है तो आप उसको बोलते हैं सदिश, क्या बोलते हैं, सदिश बोलते हैं। बल F एक सदिश राशि है, बल F क्या है, सदिश राशि है, और Q0 एक अदिश राशि है, Q0 क्या है, अदिश राशि है। अतः जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है वो क्या होगी, हमारी सदिश राशि होगी, तो वैद्युत क्षेत्र E जो है वो सदिश राशि होगी, और इसकी दिशा वही होगी जो बल F की दिशा होगी, अर्थात जिस दिशा में वैद्युत क्षेत्र में रखा धन आवेश चलने का प्रयत्न करता है, वैद्युत क्षेत्र में कोई परीक्षण धन आवेश जिस दिशा में चलने का प्रयत्न करता है, यदि परीक्षण आवेश धन मतलब प्रयत्न करता है, उसी दिशा में वैद्युत क्षेत्र E की दिशा होती है। यदि परीक्षण आवेश धन नहीं है अर्थात ऋण है, तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E की दिशा, तब वैद्युत क्षेत्र E की दिशा आवेश पर लगने वाले बल F, आवेश पर लगने वाले बल F की दिशा के विपरीत होगी। किसके विपरीत होगी, लगने वाले बल F की दिशा के विपरीत होगी। ध्यान दीजिए, यहां पर मैंने एक परीक्षण आवेश Q0 बताया है आपको। ये Q0 क्या होता है, पहले मैं आपको यह बता दूं, ये Q0 क्या है ये आप जान लीजिए। Q0 को वैसे तो मैंने बताया परीक्षण आवेश है, एकांक धन परीक्षण आवेश है। परीक्षण आवेश जो है, ये जो परीक्षण आवेश Q0 है, इसको अगर आप चाहें तो कॉपी में नोट्स कर सकते हैं। परीक्षण आवेश एक अत्यंत अल्प धन बिंदु आवेश होता है। फिर ध्यान सुनिएगा, परीक्षण आवेश एक अत्यंत अल्प धन बिंदु आवेश होता है जिसका अपना व्यक्तिगत कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता, अर्थात प्लस Q0 का, अर्थात ये जो Q0 आवेश है इसका अपना व्यक्तिगत इंडिविजुअल कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता। इसको वैद्युत क्षेत्र में रखने पर मूल क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं होता है, मूल क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ध्यान दीजिए, अर्थात
ये आप मान सकते हैं कि ये जो Q0 है ये एक प्रकार का कल्पित आवेश है, वो वास्तविक आवेश नहीं है। ये एक प्रकार का कैसा आवेश है? कल्पित आवेश है, वो वास्तविक आवेश नहीं है। ध्यान दीजिए। अब हम बात करेंगे किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण, जैसे कि Q0 ही है मान लीजिए, तो किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर एक चित्र बनाया है और इस चित्र में मैंने यहाँ पर एक +Q आवेश रखा है। +Q आवेश है तो इसके चारों तरफ एक वैद्युत क्षेत्र डेवलप हो जाएगा। क्या डेवलप हो जाएगा? वैद्युत क्षेत्र डेवलप हो जाएगा। और वैद्युत क्षेत्र डेवलप होने पर यदि आपने कोई परीक्षण आवेश, जैसे कि ये +Q0 है, इसको आपने रखा तो यह इस वैद्युत क्षेत्र के कारण आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। फिलहाल के लिए चूंकि ये भी +Q0 है और ये +Q है तो इन दोनों में होगा प्रतिकर्षण, इसीलिए जो बल F है इसकी दिशा O से P की ओर है। मतलब O से P की ओर है। क्यों? क्योंकि दोनों आवेश समान चिन्ह के हैं, प्रतिकर्षण हो रहा है, इसलिए इसकी दिशा O से P की ओर है। और अगर यह आवेश ऋण चिन्ह का होता तो इसकी दिशा P से O की ओर होती और जो बल F है वो P से O की ओर होता। ध्यान दीजिए। तो ये जो चित्र मैंने यहाँ पे बनाया है इसके बारे में जैसा कक्षा 10 में आप रचना करते समय रचना के पद लिखते थे, वैसे ही इस चित्र के बारे में कुछ लिखा जाता है। तो जो लिखा जाता है वो ध्यान दीजिए। माना +Q कूलाम का आवेश, कितना? माना +Q कूलाम का आवेश किसी ऐसे माध्यम में बिंदु O पर, यह है आपका बिंदु O, बिंदु O पर स्थित है, अर्थात रखा है, जिसका परावैद्युतांक K है। परावैद्युतांक K के बारे में मैंने पीछे आपको बताया है। आवेश +Q द्वारा, अब आवेश +Q यहां पर रखा है तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा? वैद्युत क्षेत्र। तो आवेश +Q द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में बिंदु O से, ये आपका बिंदु O है, बिंदु O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है। ये रहा आपका बिंदु P, यानी यहां से बिंदु O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु क्या है? P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, क्योंकि इसी बिंदु पर परीक्षण आवेश रखा है। अतः माना बिंदु P पर एक धन परीक्षण आवेश +Q0 स्थित है। ध्यान दीजिएगा। अब अगर यहां पर +Q0 आवेश स्थित है तो इस +Q आवेश के कारण इस पर बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। और अगर प्रतिकर्षण बल लग रहा है तो हमें नियम पता ही है, कूलाम का नियम। तो हमने क्या लिखा है? कूलाम के नियमानुसार +Q0 आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल, कौन सा बल लगेगा? वैद्युत बल लगेगा। और कूलाम के नियमानुसार हमने आपको बताया है, जैसे ध्यान दीजिए, F बराबर 1/4πε0K के परावैद्युतांक है। और Q0, वैसे तो Q1 Q2 होता था, लेकिन यहां पर जो दोनों आवेश हैं वो +Q और +Q0 लिए गए हैं। तो इसलिए चूंकि समान चिन्ह के तो हमने चिन्ह तो नहीं लिखा है, लेकिन Q0 लिखा है और दोनों एक दूसरे से R दूरी पर हैं तो हमने R² लिख दिया है। सूत्र भी हमारा होता है Q1 Q2/R², तो यहाँ Q0/R² लिख दिया गया है। क्योंकि यहाँ दोनों प्लस आवेश के हैं तो ये लिख दिया गया है। बल का मात्रक न्यूटन होता है, इसलिए मैंने क्या लिख दिया है? न्यूटन लिख दिया है। क्या लिख दिया है? न्यूटन। तो ये बल का मात्रक है और इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है बल का मात्रक। अब ध्यान दीजिए, जब ये बल अर्थात इतना बल इस आवेश पर लग रहा है, अर्थात +Q के कारण +Q0 पर इतना बल लग रहा है, तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी, अभी जो मैंने आपको ये ऊपर सूत्र बताया है, वेक्टर E बराबर वेक्टर F/Q0, तो उसी सूत्र को मैंने यहां भी लिखा है। क्या लिखा है? E बराबर F/Q0 लिखा है ना। तो यहां पर जो बल F है, बल F इतना आया है, इसी सूत्र में जहां F है उसको रख देंगे। ये देखिए यहाँ पे E बराबर 1/4πε0K Q0/R², मैंने इसको F के प्लेस पे रखा है। और बटे में Q0 है तो बटे में Q0 लिखा ही है। तो अब ऐसा करेंगे तो Q0 से Q0 कट जाएगा। अब जब Q0 से Q0 कट जाएगा तो हमारा बचेगा E बराबर 1/4πε0K
Q बटे R स्क्वायर। लेकिन निर्वात अथवा वायु के लिए K बराबर होता है 1। कितना होता है? K बराबर 1 होता है। तो इसलिए जो हमारा K है वहां पर हम 1 रख देंगे, और जब वहां 1 रख देंगे तो E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे R स्क्वायर। जैसा कि आप जानते हैं ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन बटे कूलाम। क्योंकि बल F का मात्रक न्यूटन और आवेश का मात्रक कूलाम होता है, तो न्यूटन बटे कूलाम यहां पर लिख दिया गया है। ध्यान दीजिए, अब हम आपको यहां पर जो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इसका मान आपको पहले मैंने बताया ही है, 9.0 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पान कूलाम स्क्वायर। अब सपोज दैट आपको हम थोड़ा सा और बता दें, परीक्षण आवेश प्लस Q0 पर आवेश प्लस Q के कारण लगने वाला बल प्रतिकर्षण बल है। क्योंकि दोनों समान चिन्ह के हैं, तो दोनों में क्या लग रहा है? प्रतिकर्षण बल लग रहा है। और इसकी जो दिशा है, अभी मैंने आपको प्रारंभ में ही बताया, इसकी दिशा O से P की ओर है। क्योंकि बल प्रतिकर्षण का है, तो इसलिए बल F की दिशा जो है O से P की ओर है। ध्यान दीजिए, अतः बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मैंने जैसा कि आपको बताया था कि जो बल सदिश राशि है तो बल की ही दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी। तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E की दिशा OP की दिशा में ही होगी। अब मान लीजिए यहां प्लस Q की जगह पे माइनस Q आवेश रखा है, तब क्या होगा? तब बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो वेक्टर E है, अर्थात वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E की दिशा, वह P से O की ओर होगी, और आगे आपको और हम बता दें, यदि किसी स्थान में, ये तो क्या था, हमने दिशा के बारे में बताया। सपोज दैट, ध्यान दीजिए, यदि किसी स्थान में कई बिंदु आवेश, जैसा मैंने आपको बताया था आवेशों का समुदाय, तो समुदाय का मतलब Q1 Q2 Q3, कई बिंदु आवेश Q1 Q2 Q3 विद्यमान हो, तब Q1 Q2 Q3 विद्यमान हो, तब उस स्थान के किसी बिंदु पर प्रत्येक बिंदु आवेश वही तीव्रता उत्पन्न करेगा जो वह अन्य बिंदु आवेशों की अनुपस्थिति में करता है। एक बार इस बात को फिर समझेंगे, यदि किसी स्थान में कई बिंदु आवेश विद्यमान हैं, तब उस स्थान के किसी बिंदु पर प्रत्येक बिंदु आवेश वही तीव्रता उत्पन्न करेगा जो अन्य बिंदु आवेशों की अनुपस्थिति में करता है। जैसे यहाँ प्लस Q आवेश है, लेकिन कई प्लस Q आवेश आ गए, तो अगर जब प्लस Q आवेश नहीं है तो जितनी तीव्रता उत्पन्न कर रहा है बिंदु P पर ये अकेला प्लस Q आवेश, उतनी ही तीव्रता वह तब भी उत्पन्न करेगा जब कई बिंदु आवेश उत्पन्न हो जाएंगे तब। लेकिन चूंकि कई आवेश आ गए हैं, यानी आवेशों का समुदाय ही आ गया है, तो अलग अलग आवेश अलग अलग तीव्रता उत्पन्न करेंगे, तीव्रता उत्पन्न करेंगे, और उनका जो परिणामी तीव्रता होगा वह उन आवेशों के द्वारा अलग अलग तीव्रताओं के वेक्टर योग के बराबर होगा। अब जैसे मान लीजिए प्लस Q1 आवेश है और इसके कारण जो तीव्रता है वो E1 है। कितनी है? E1 है। अब दूसरा Q2 आवेश है, उसके कारण जो तीव्रता है वो E2 है। तीसरा Q3 आवेश है, उसके कारण जो तीव्रता है वो E3 है। तो क्या होगा? इनका वेक्टर सदिश यानी वेक्टर योग जैसे इनका जो परिणामी तीव्रता होगा वो वेक्टर E बराबर हो जाएगा E1 प्लस E2 प्लस E3, वेक्टर लगा करके प्लस डॉट डॉट डॉट, मतलब इसी तरह से, और अगर है तो उनका भी। तो हमने आपको क्या बताया, अगर आवेश का समुदाय है तो आवेश समुदाय के कारण प्लस Q0 आवेश पर जो तीव्रता लगेगी उन अलग अलग आवेशों के कारण उन सब की तीव्रताओं का सदिश योग उस बिंदु P पर परिणामी तीव्रता होगी, अर्थात वही परिणामी तीव्रता आपकी E कही जाएगी। ये मैंने आपको लिख के यहाँ पर दिखा दिया है। ठीक है, तो ये मैंने आज आपको इतना टॉपिक पढ़ा दिया है। अब आज के लिए बस इतना ही, आगे हम आपको कल पढ़ाएंगे जो नया टॉपिक होगा। धन्यवाद।